नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर मुश्तबा खमेनी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है सीज़ फायर के समय पर। अब आपको पता ही है कि सैटरडे को सीज़ फायर टॉक्स होने वाली हैं, जहाँ पर यूएस का डेलीगेशन जा रहा है जिसको जेडी वांस लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ईरान का डेलीगेशन आ रहा है जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर लीड कर रहे हैं और उसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म सेट है। उसमें उस समय पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमेनी, उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक व्यक्ति जिसने इस पूरे वॉर में सीज़ फायर के लिए सबको मनाया है ईरान की तरफ से, वो मुश्तबा खमेनी है। ईरान के जो स्पीकर थे वो चाह रहे थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चाह रहे थे, लेकिन आईआरजीसी बिल्कुल रेडी नहीं था। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा करी थी। और यहाँ पर मुश्तबा खमेनी का इसीलिए स्टेटमेंट, अभी जब तक पूरी सीज़ फायर टॉक्स चल रही हैं, डेडलाइन 22 अप्रैल तक की है, वो सब जब तक वो समय चल रहा है उसमें इनका एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो मुश्तबा खमेनी का स्टेटमेंट आया, स्टेट मीडिया के थ्रू आया और वैसे ही इसका स्टेटमेंट आया क्योंकि वो सामने खुद मीडिया के आ नहीं रहे, वो घायल हैं या है वो अपनी लोकेशन को छुपा के रखना चाहते, जो कुछ भी है मुश्तबा खमेनी का, लेकिन उनका स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और शुरू से ही वो बता रहे हैं कि निगोशिएशंस बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा हार्श होने वाली हैं और उसको कितना एक्सेप्ट कर पाएगा यूएस, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल करिए। यहाँ पर एक सवाल है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल ऑयल कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसका ईरान भी मेंबर है। अब आपने देखते ही 4 ऑप्शन है, नेटो, ओपेक, एशियान और क्वाड। आपने देखते ही मार दिया होगा कि भाई इसमें ओपेक जो है वो सही आंसर है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे सिंपल तो और क्या ही सवाल होगा यार। अगर ऐसे बहुत सिंपल सवाल करके 50 सवाल ऐसे अगर आपको दे दिए जाएं और अगर वो 50 सवाल करके आपको मैं बोलूं कि आप 40 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो या आप हार्ड कैश जीत सकते हो उसमें, तो आपको ये मजाक लग रहा होगा, बट ये सच है। तो अनअकैडमी का यूसीएससी प्लस की डेट है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को एक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, ऐसे ही इसी लेवल के 50 क्वेश्चन 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे 2 स्लॉट्स में टेस्ट होगा। इसके लिए आप जरूर से रजिस्टर करिए। इस टेस्ट में जैसे ही आप टेस्ट दोगे, रिजल्ट आएगा, जो टॉप 32 लोग होंगे उनको पूरे देश में कहीं भी हो उनकी सारी फ्लाइट टिकट कराई जाएगी, उनके होटल का खर्चा, उनके रुकने का खर्चा, सब कुछ कराया जाएगा। दिल्ली उनको लेकर के आया जाएगा। दिल्ली में ऐसे 32 लोगों की 16 टीमें बनाई जाएंगी जिसमें 2-2 लोग होंगे और ये जो पूरी 16 टीम्स होंगी इनका फिर एक मेगा क्विज कंपटीशन होगा जिसको समदीश जी होस्ट कर रहे होंगे और इसमें जो टॉप 4 टीम आएंगी उनको सब रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिवॉर्ड सिर्फ हार्ड कैश की बात मैं कर रहा हूँ। पहले नंबर पर जो टीम आएगी उसको 5 लाख रुपए कैश, सेकेंड नंबर पर जो टीम आएगी उसको 2 लाख रुपए कैश और थर्ड और फोर्थ जो टीम आएगी उसको 50,000 ईच का कैश मिलेगा। प्लस बाकी के तो रिवॉर्ड्स अलग हैं, जो 40 करोड़ तक की गारंटी स्कॉलरशिप है वो सब है, वो सब तो अलग रिवॉर्ड हैं। ये सिर्फ हार्ड कैश की बात कर रहे हैं जो 8 लाख तक का है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके इसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए और ऐसे सिंपल 50 क्वेश्चन करके हार्ड कैश जीतिए। अब यहाँ पर वापस आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो स्टेट मीडिया ने, ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा, मुश्तबा खमेनी ने अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं कि किस मैटर पर डिस्कशंस होंगे। अब उन्होंने कहा कि बहुत क्लियरली उन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत क्लैरिटी से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना जो लेजिटिमेट राइट है उसको अपहोल्ड करना चाहते हैं इस पूरे मामले में। देखिए, मुश्तबा खमेनी को बहुत अच्छे से पता है कि अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं और स्पीकर जा रहे हैं और ये दोनों व्यक्ति वो हैं जिन्होंने मुश्तबा खमेनी को मनाया कि यार हम शांति करते हैं, हम सीज फायर करते हैं, मामला फिर से वापस से पटरी पर लेकर के आते हैं। इकॉनमिक लॉस, लोगों का लॉस, आर्मी का लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं यहाँ पर। ईरान को तो, ईरान के सिविलियंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मारे गए हैं। तो हम इसको, इन्होंने मुश्तबा खमेनी को मनाया कि हम बातचीत करते हैं, करके देखते हैं एक बार सीज फायर के लिए। अदरवाइज पहले तो कोई भी रेडी नहीं था। मुश्तबा खमेनी ने उस चीज़ को समझा और उन्होंने इनकी बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन इन्होंने अब ये स्टेट मीडिया के अपने स्टेटमेंट के माध्यम से एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है, एक बड़ी क्लैरिटी से कह दी है कि भाई ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे जाओ और फिर समझौता करके आ जाओ, वो डील करके आ जाओ जो वेनेजुएला में हुआ, जो डेल्सी रॉड्रिगेज ने किया कि बैक टेबल से बिलो दी टेबल उन्होंने अपना डील सेट कर लिया ट्रंप के साथ और उसके बाद वो सरकार में बड़ा एंजॉय कर रही हैं, उधर ट्रंप एंजॉय कर रहे हैं, निकोलस मादुरो कुछ अता पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली यहाँ पर दे दिया कि हम अपने लेजिटिमेट राइट्स को होल्ड करके रखना चाहते हैं। और उसके साथ साथ में उन्होंने ये संकेत दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस होंगे। यानी कि बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि लेजिटिमेट राइट्स जब वो कह रहे हैं तो वो किस चीज़ को कह रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक्स नहीं दिए, उन्होंने कोई भी क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं दी, लेकिन जो ईरानियन ऑफिशियल से बातचीत हुई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, ईरानियन ऑफिशियल्स का मानना है कि सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा वो यूरेनियम के एनरिचमेंट के ऊपर होने वाला है। यानी कि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसी चीज़ को वो अपना
लेजिटिमेट राइट कह रहे हैं कि जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का सिविलियन पर्पस के लिए उतना तो हमारे पास राइट होना ही चाहिए। अगर ये 0% एनरिचमेंट के ऊपर जाएंगे तो उसको तो फिर अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मुस्तफा खमीनी ने इसको बड़ा साफ कर दिया है। ये तो एक पहला पॉइंट होगा और मुझे लगता है इसी पॉइंट के ऊपर सारी प्रॉब्लम आकर के फिर फंस जाएगी, बिकॉज इस पूरे मामले में इजराइल एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। अगर जेडी वांस भी उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल को, तो वो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई सारा सीज़फायर होने के बाद भी इजराइल वॉज नॉट रेडी। इजराइल बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि वो लेबनान के साथ कोई सीज़फायर करे या उसको इंक्लूड करे। उन्होंने स्ट्राइक्स भी किया और फिर हल्ला हुआ कि भाई सीज़फायर ब्रेक हो गया, लेकिन थैंक्स टू मुस्तफा खमीनी कि वो बचा रहा। तो कहीं ना कहीं वो इजराइल क्या इस पॉइंट पर राजी होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यूएस इजराइल ना राजी हो और यूएस राजी हो जाए, ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि सीरियसली ऐसा कुछ होगा। तो ये एक पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट होगा। अगर हम उनकी बात को कहें कि मतलब मुस्तफा खमीनी एक्चुअल में चाहते क्या हैं, तो वो इससे ये चाहते हैं कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो पूरे दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और यूएस पूरी तरीके से इस मैटर में बैकफुट पर आ गया और आ ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूएस के मिसकैलकुलेशंस की वजह से वो पूरी तरीके से बैकफुट पर है और ईरान फ्रंट फुट पर है। वो अपने सारे राइट्स को सिक्योर करके रखना चाहेगा। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंडीशन रखी गई है वो वॉर डैमेजेस की रखी गई है, यानी कि और इसको फुलफिल करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए यूएस को। उनका कहना है कि कंपेंसेशन देगा यूएस किसको? जो लोग इंजर्ड हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, जिनकी फैमिली से लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जो आर्मी है ईरान की उसके जो वेटरन्स हैं उनको, इन सब लोगों को आप पहले तो कंपेंसेशन दो। और फिर लास्ट पॉइंट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट के ऊपर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मैनेजमेंट नए तरीके से किया जाएगा। अब अगेन ये एक और वो सिचुएशन पहुंच गई यूएस के लिए जहां पर वो पूरे असमंजस में फंस जाएंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मैनेजमेंट जो है वो ईरान अपने अंडर में लेना चाहता है, ये बात बहुत साफ है और ईरान के पहले भी लीडर्स ने बड़ा क्लियर कर दिया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही वो पॉइंट था जिसकी इंपॉर्टेंस अब ईरान बहुत अच्छे से समझ चुका है कि इसी की वजह से अगर हम बने हुए हैं इस वॉर में और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसको तो अब छोड़ करके जाने नहीं देना चाहते। लेकिन यूएस के लिए ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल होने वाली है, बिकॉज अगर यूएस इसके लिए राजी होता है तो बाकी की जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डालेंगे कि यार आपने एक सीधी सादी बात थी, सब कुछ सही चल रहा था, आपने रायता फैला करके सब बर्बाद कर दिया वहाँ पर, जिसका ऑयल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करता है। तो यूएस इस पॉइंट को कितना मान पाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट होगा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या टेक होगा इसके ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्लियरली इस पूरे निगोशिएशन की टर्म्स में दो पॉइंट पर मेजर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहे हैं, मेजर डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रहा है कि जहां पर इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई देखो ऐसा है कि हम एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम जो है वो सिविलियन पर्पस के लिए उतना तो रखेंगे, जीरो तो नहीं कर सकते जो तुम कहना चाह रहे हो। और दूसरी बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मैनेजमेंट हम रखेंगे। ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर मेजर डिसएग्रीमेंट्स आपको दिखने को मिल सकता है। अगेन ये जो सारा स्टेटमेंट आया वो मुश्तबा खमीनी की तरफ से स्टेट मीडिया के थ्रू आया। वो आपको पता है कि जब से सुप्रीम लीडर वो बने हैं वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, या तो एक बहुत गंभीर रूप से घायल हैं जो कि कहा भी जा रहा है, जो कि ठीक भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि वो मतलब अपनी लोकेशन भी मतलब रिवील नहीं करना चाहते। वो ऐसे जो पासर बाइज होते हैं उनके थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है सब तक जो बातचीत कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो खुद सामने नहीं आ रहे, स्टेट मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, कहीं पीछे से कोई टर्म्स डिक्टेट तो नहीं कर रहा है। लेकिन क्लियरली अगर हम कंडीशंस को देखें तो साफ नजर आ रहा है कि भाई कहीं पर भी कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर रहा है। ये एकदम सुप्रीम लीडर का जो स्टैंड था और शुरू में भी वही था और आज लास्ट में भी वही है। वो सीज फायर के लिए ही रेडी हो गए ये लोग, ये भी बहुत बड़ी बात है यूएस के लिए। अब देखिए ये कंडीशन साफ दिखाती हैं कि ये निगोशिएशंस बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाले हैं। और मतलब एनालिस्ट ने ये भी माना है इस पूरे मामले के अंदर कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से अपनी जो पूरी स्ट्रैटेजी वहाँ पर फेल की है और जिस तरीके से वो बार बार थ्रेट देते रहे और कर कुछ नहीं पाए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी कम हो गई एक तो। और ट्रस्ट फैक्टर तो इतना ट्रस्ट डेफिसिट है इन देशों के बीच में कि अगेन कॉन्ट्राडिक्शंस होने बड़े लाजमी भी हैं। ट्रस्ट डेफिसिट, भाई ईरान कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा यकीन तो करते नहीं हैं पाकिस्तान पर, इजराइल कह रहा है कि हम पाकिस्तान पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट लिख डाला और फिर बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया।
यूएस जो है वो पाकिस्तान के थ्रू ही इस पूरी निगोशिएशन को कराना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो पपेट है, वो जो कहेगा पाकिस्तान वही प्रमोट करेगा। और एक मीम बड़ा आजकल चल रहा है जहाँ पर पाकिस्तान बीच में बैठा हुआ है, वो बस यूएस की, वो डोनाल्ड ट्रंप उसके कान में कुछ बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, वो हंस रहा है, और वो पूरा मीम जो है वायरल आपने देखा होगा। तो यहाँ पर इतने सारे मतलब ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे के इतना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा हुआ है कि ये निगोशिएशन कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसीलिए उसके ऊपर बहुत सवाल उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अपना दिखाया है, जैसे उन्होंने गल्फ में मतलब उपद्रव मचाया है, वो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर बना है और ट्रंप के लिए बड़ा महंगा भी पड़ रहा है। और इसीलिए ट्रंप इस मामले में बैकफुट पर है, ईरान फ्रंट फुट पर है, कंडीशन देख करके साफ नजर आ रहा है। पर क्या ट्रंप बैकफुट पर रह करके इस पूरे मैच को खेलना चाहेंगे, ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इजराइल का सीज फायर टर्म्स हैं, कि इजराइल जो है वो इसको कितना ज़्यादा सीरियसली ले रहा है और वो कितना ज़्यादा चाहता है ये सीज फायर हो। अगेन प्रॉब्लम सीधा सीधा हमें फर्स्ट डे पर दिख गई थी कि इजराइल लेबनान को सीज फायर में इंक्लूड करने के लिए तैयार नहीं था, और ऑलमोस्ट टॉक्स जो है वो सीज फायर फेल भी हो गया था। लेकिन ऑल थैंक्स टू ऑल द लीडर्स बोथ साइड, जेडी वांस का भी अच्छा रोल था, मुश्तबा खमनेई का जो स्टेटमेंट आ गया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का आया, तो उन लोगों ने इस मैटर को बाद में संभाल लिया। इजराइल ने भी इस मैटर को संभाल लिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ी मैच्योरिटी दिखाई उस मैटर के अंदर, और फाइनली वो अभी तक जीवित है सीज फायर कम से कम। लेकिन इजराइल इनके यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर कितना राजी होगा, कंप्लीट मतलब बेंजामिन नेतन्याहू का स्टैंड फर्स्ट डे से आज तक बड़ा सिंपल सा रहा है। 2015 का आप उनका स्पीच याद करिए, उस समय भी इन्होंने कहा था कि ईरान को जब JCPOA हुआ था तब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी क्लियरली कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर देना मतलब आप उनको आर्म कर रहे हो और वो हमारे खिलाफ उसको इस्तेमाल करेंगे, ये बात सबको समझनी चाहिए। तो उनका स्टेटमेंट 2015 में भी सेम था और 2026 में भी बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए भाई हम राजी नहीं हो सकते, 1% भी राजी नहीं हो सकते। तो कंप्लीटली एक वो डिसएग्रीमेंट यहाँ पर सीज फायर टॉक्स के अंदर दिखेगा। अप्रैल 22 तक की डेट है, लेट्स सी कि यहाँ तक मामला पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। सैटरडे को ये पूरी सीज फायर टॉक्स होने वाली हैं, और इसमें अगर हम इसमें देखें कि कितनी सीरियसनेस है, क्योंकि पहले हमने देखा कोई सीरियसनेस नहीं थी यूएस की तरफ से, अब अगर आप देखोगे तो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जेडी वांस। जेडी वांस इज दैट मैन हु वांट्स सीज फायर वेरी वेरी क्विकली एंड वेरी वेरी इफेक्टिवली। जेडी वांस वो व्यक्ति हैं जो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि कैसे भी ये मैटर सुलझ जाए, और मेरी जो बची कुची पॉलिटिकल, अब कितना ही पॉलिटिक्स इनकी बची है बहुत बड़ा सवाल है। रिपब्लिकन्स के लिए एकदम बर्बाद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अब वो 2 साल में कितना उसको ठीक कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। पर जेडी वांस इसमें डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, उनके साथ स्टीव विटकॉफ हैं, जारेड कुशनर हैं। देखिए जारेड कुशनर सन इन लॉ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, इनको सीरियसली लेना, अगर आपको कहा जाए कि सीरियसली लो तो फिर ये बेवकूफ़ी होगी। जारेड कुशनर कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते, लेकिन वो ट्रंप के सन इन लॉ हैं, तो ठीक है भाई। स्टीव विटकॉफ से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते, ही इज़ द रियल एस्टेट बडी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, सो उनसे आप बहुत ज़्यादा कुछ इसमें उम्मीद नहीं कर सकते। पहले भी जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ थे और बहुत मिसहैंडल किया था इस मैटर को, तो उनकी आप हटा दो। लेकिन जेडी वांस का जाना क्लियरली एक सीरियसनेस दिखाता है और इस मैटर में सीज फायर को अप्रोच करना एक सही तरीके से अप्रोच जो है वो दिखाता है। दूसरी तरफ से अगर आप ईरान में देखें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि ईरान के जो स्पीकर थे पार्लियामेंट के, मोहम्मद बाकर, वो आ रहे हैं, और ये दोनों वो व्यक्ति थे जो निगोशिएशंस को करना चाहते हैं। अच्छा, इन दोनों के आने से प्रॉब्लम भी है ईरान में, क्योंकि ये दोनों सामने फ्रंट पर आकर के निगोशिएशंस करेंगे, इसीलिए मुश्तबा खमीनी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा नहीं कि वहाँ जा रहे हो समझौता करके चले आओ, अंडर द टेबल कुछ तुम लोग अपना सेटिंग करके चले आओ। ये स्टेटमेंट है, ये कंडीशंस है, और पूरी दुनिया को ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाएँ वहाँ खेल खेल के और वापस आ जाएँ, तो फिर IRGC तो अपना काम करेगा। ये बात इनको बड़ी क्लियर कर दी गई है। तो दोनों साइड से नो डाउट बहुत ही मैच्योर लोग, वो लोग जो सीज फायर को करना चाहते हैं, वो आ रहे हैं, और इसीलिए मेरा अनुमान ये है कि ये जो सीज फायर टॉक्स हैं, अगर इजराइल की तरफ से कोई मेजर डिसएग्रीमेंट नहीं आया तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 100% इजराइल की तरफ से मेजर डिसएग्रीमेंट्स आना लगभग तय है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जेडी वांस की अपनी प्रॉब्लम भी है इजराइल से। हमने पहले देखा था कि जेडी वांस जो हैं वो इजराइल को इस पूरे मामले के लिए दोषी भी ठहरा रहे थे,
और वो इजराइल से उनकी बड़ी डिसएग्रीमेंट भी चल रही थी इस चीज़ के ऊपर कि भाई तुम क्यों सीज फायर करना चाहते हो। इजराइल उनसे यही सवाल पूछा था, आप क्यों सीज फायर करना चाहते हो, हम खत्म कर देंगे ना ईरान को, हम पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर देंगे ईरान को। जेडी वांस का ये मानना है कि जब तक आप ईरान को पूरा खत्म करोगे तब तक यूएस इमेज पूरी खत्म हो जाएगी। यूएस पूरा तो कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन यूएस इमेज खत्म हो जाएगी और उसमें बड़ा वक्त लग जाएगा और हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, हम नेक्स्ट इलेक्शन में बचेंगे ही नहीं। इस बात को समझने वाले व्यक्ति अगर ट्रम्प के साइड से, ट्रम्प को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका फ्यूचर सेट है, उनको कोई दिक्कत की बात है नहीं, उनका कोई पॉलिटिकल, अब उनका पॉलिटिकल जो पूरा करियर था वो खत्म हो चुका है, उनको भी इस बात का पता है। तो इसीलिए वो वेनेजुला का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पीस प्राइज जीत जाता हूँ, ये जो वो मजे कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में मजे कर रहे हैं कि ये भी देख लेते हैं, अरे चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, वो इस मूड में है। तो जेडी वांस इसीलिए इसराइल के साथ उनके अपने खुद के बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो वो अगर इसराइल को पूरे इस मैटर से एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो फिर इट इज़ गोइंग टू बैकफायर और इसराइल उस चीज़ को मानेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मैटर यहाँ पर आकर के फंस सकता है, ऐसा दिख रहा है। और क्योंकि इसमें मीडिएटर इतना महान मीडिएटर है ना, मतलब कि जिसकी अपनी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है ग्लोबल, और इस बात को देखिए बुरा लगता है, आप लोग कमेंट में लिखते हैं, जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, दुख होता है आपको कि आपके देश के बारे में ऐसा बोला है, क्योंकि लेकिन आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, और इतना तो एक्सेप्ट आजकल करने लगे हैं पाकिस्तानीज, इतने मैच्योर हो गए हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा, मतलब ऐसा हमारा मीडिएटर है ना इसमें कि जो सिर्फ एक तरफा बात करने वाला है। इसमें अगर उसने ईरान का चू भी कसा तो ट्रंप उसको उठा के पटक देगा बिल्कुल टेबल पे, ऐसा है हाल पाकिस्तान का। तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर यूएस की सुनने वाले हैं। तो इसीलिए जेडी वांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब मुझे लगता है मीडिएटर पाकिस्तान नहीं, मीडिएटर जेडी वांस हैं, और दो तरफ से बात हो रही है, एक तरफ इसराइल बैठा होगा और मतलब इसराइल के टर्म्स होंगे, ये लोग विटकॉफ और जारेड कुशनर होंगे जो इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक तरीके से, और दूसरी तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके स्पीकर होंगे। तो जेडी वांस का रोल इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। लेट्स सी सैटरडे को क्या होता है। बाकी सारा जो कवरेज है ये की जाएगी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।